हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जब हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमें कैलकुलेट करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आते हैं, उसके बेसिस पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जिनका यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। और ये आपको अच्छे से पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी लेफ्ट साइड से कैलकुलेट होता है, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट होता है। उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम शॉर्ट में पीआई बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है और ये राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होता है। जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होता है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता है। जबकि आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कांस्टेंट्स आते हैं। कितने कांस्टेंट्स आते हैं? जितना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज बात करेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो CF प्लस PI का सम होता है। तो अभी तक हमने केवल CF को कैलकुलेट करना सीखा है। आज से हम PI कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज से इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमारे 4 से 5 लेक्चर आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। अब ये जितने भी रूल्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड के ऊपर। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से तो CF निकलेगा। CF निकालना हम सीख चुके हैं। चाहे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, कोई किसी भी टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, हम CF कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम सारे केस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब जो राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा होगा, राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन लिखा होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है तो राइट साइड में कोई फंक्शन होगा x का। अब ये जो राइट साइड में फंक्शन होगा q, जिसको हम क्या बोलते हैं? q बोलते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है हम वो ऐसे लिखते हैं fd इंटू fdy इक्वल टू q। तो q क्या है? राइट साइड है। fd क्या है? y का कोफिशिएंट है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/fd इंटू क्यू, 1/fd इंटू क्यू। अब यहां पर जो ये केस देखिए, रूल्स या बहुत यहां पर हमारे 5-6 रूल्स हैं या 5-6 केस कह लीजिए, है ना। तो ये जो सारे के सारे केसेस हैं या सारे रूल्स हैं ये क्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? क्यू के। अब क्यू की वैल्यू अलग अलग होगी तो उसको कैलकुलेट करने का मेथड भी अलग अलग होगा। तो इसलिए हम यहां पर केस वाइज सबको पढ़ेंगे। पहला जो हमारा केस है वो क्या है? ध्यान से देखिए। पहला केस है व्हेन q इक्वल टू e की पावर ax। अगर q की वैल्यू e की पावर ax हो जाए, ये जो q है अगर इसकी वैल्यू e की पावर ax हो जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक ही केस को कंप्लीट करेंगे। कौन सा केस? जब q e की पावर ax के इक्वल होगा। तो अब जरा ध्यान से देखें, q की जो वैल्यू है वो e की पावर ax है। a क्या है? x का कोफिशिएंट है। और a की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो देखो जरा फॉर्मूला क्या बनेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला तो यही है। यहां पर हम क्या करेंगे? fd की जगह fd की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्वेश्चन से पुट करेंगे।
और q की जगह e की पावर ax पुट कर देंगे, ये भी क्वेश्चन से ही पुट करेंगे। तो हमने यहां पर पुट कर दिया q की जगह। अब ध्यान रखना, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है e की पावर में, इस x के कोफिशिएंट को जहां पर d लिखा है ना नीचे, d की जगह इस a को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, d की प्लेस पर a को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कितना आसान है पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। बट डी के प्लेस पे ए को ही तो पुट करना है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या चीज है, देखिए ये जो एफ ए है या ये जो एफ डी है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं नीचे लिखा हुआ कोई भी फंक्शन या कोई भी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आगे क्या लिखा है, एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि अगर जीरो आ गया तो क्या करेंगे, भाई जीरो नहीं होना चाहिए तब तो ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर जीरो आ गया तो क्या करेंगे, जीरो भी तो आ सकता है, और जीरो आना नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे अगर जीरो आ गया, तो देखिए अगर जीरो आ गया तो आप लिखेंगे इसके आगे केस ऑफ फेल्योर। क्या लिखेंगे, केस ऑफ फेल्योर। और अगर ये केस फेल हुआ तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और जरा ध्यान दें अब क्या करेंगे। अगर केस फेल हुआ तो क्या करेंगे, देखिए लिखा है इफ एफ ए इक्वल टू जीरो, एफ ए इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर केस फेल हुआ तो क्या करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, एक्स से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से क्या करेंगे, इसको जो हमने यहां लिखा ना, इसको एक्स से तो कर दो मल्टीप्लाई, एक्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और जो ये एफ डी है इसको कर दो एक बार डिफरेंशिएट। मतलब फॉर्मूले में ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला जो एफ डी लिखा हुआ उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद और एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डी की जगह ए पुट कर दो, फिर से डी की जगह ए पुट कर दिया आपने। और डी की जगह जब आप ए पुट करेंगे तो नीचे ध्यान से देखो कि ये जीरो तो नहीं हो रहा। अगर ये जीरो नहीं हो रहा तो आपका यहां पर आंसर आ गया। लेकिन अगर ये फिर से जीरो हो गया, देखिए लिखा आगे एफ डैश ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये आंसर होगा। अगर एफ डैश ए भी जीरो हो गया तो अगेन केस ऑफ फेलियर होगा। और एक बार और अगर केस ऑफ फेलियर हुआ तो फिर से आप आगे बढ़ेंगे, इफ एफ डैश इक्वल टू ए जीरो, तो क्या करेंगे, फिर से जो हमने अभी किया था वही एक बार और रिपीट करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक बार तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा फंक्शन। और डिफरेंशिएट करने के बाद अब फिर से डी की जगह पर ए रख दो। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ई की पावर में है। चलिए आपने रख दिया। अगर ये जीरो नहीं आया तो यही आपका आंसर है। लेकिन अगर ये फिर से जीरो आ गया तो अगेन केस ऑफ फेलियर होगा, और फिर से आप आगे बढ़ेंगे और एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार और एफ डी को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर से ए पुट करेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा केस ऑफ फेलियर खत्म ना हो जाए। यानी कि हम जब तक आगे बढ़ेंगे जब तक ये वाला जो फंक्शन है एफ वाला ये जीरो के इक्वल नहीं आ जाता, सॉरी जीरो के इक्वल आएगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक इसकी वैल्यू नॉन जीरो नहीं आ जाती तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे हम इस केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इस केस के ऊपर हम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये 100% बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना, केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम सीएफ कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो आपको सीएफ भी निकालना है, आपको पीआई भी निकालना है। दोनों निकालेंगे और ऐड करेंगे तब जाके आपका उसका आंसर आएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है इसमें मैं आपको केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर में, ठीक है ना। जनरली 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें या तो सीएफ निकालना होता है या पीआई निकालना होता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारे पास d की पावर 3 प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2y, और ये देखो पूरा का पूरा y का कोफिशिएंट है। पूरा क्या है ये
y का कोफिशिएंट। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पर FD और Q। तो आप जरा देख के बताओ इसमें FD कितना है। FD जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है। देखो FD क्या है, y का कोफिशिएंट, और Q जो राइट साइड में लिखा है। तो यहां FD क्या हो गया, y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट कितना है, d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस 2। और जो Q होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है, जो कि e⁻x है। कितना है, e⁻x। अब यहां पर हम लगा देंगे फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो राइट साइड में जीरो नहीं है। पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखिए भाई। पहले जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें आपने देखा जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सबकी राइट हैंड साइड जीरो थी। क्यों, क्योंकि तब तक हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना नहीं सीखा था। बात समझ में आ रही ना। लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में e⁻x लिखा है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अगर यहां पर जीरो होता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो ही होता आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, जरा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू Q, और यहां पर FD की और Q की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/FD, FD की वैल्यू पुट करो भाई। FD देखिए कितना है, FD d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस 2, ये हमारे पास है FD। और Q कितना है, e⁻x है। तो देखो पहले तो आप समझ लीजिए कि राइट साइड में अगर e⁻x आ रहा है तो ये हमारा केस 1 है ना। फॉर्मेट को पहचानना पड़ेगा आपको बेटा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन को देख के पहचाने कि कौन सा केस है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, e⁻ax होना चाहिए लेकिन x है, तो a कहां गया, a की वैल्यू यहां पर 1 है भाई। a 1 भी तो हो सकता है, तो अगर a की वैल्यू 1 होगी तो 1x, और 1x तो हम लिखते नहीं है, केवल x लिखते हैं। तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें FD में d की जगह पर a पुट करना है, और a कितना है 1, यानी कि हमें d के प्लेस पे 1 पुट करना है। आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं d के प्लेस पे 1 पुट करूं तो नीचे कितना आएगा। देखो d के प्लेस पे 1 पुट करके देखो, सबसे पहले d³ लिखा है तो 1³ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू d² लिखा है यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d लिखा -1 -2, कितना आ गया 1 + 2 -1 -2, ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0 आ गया, मतलब FD की वैल्यू 0 आ गई। तो ये तो हमारा केस ऑफ फेलियर हो गया। ये क्या हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो अगर ये केस ऑफ फेलियर हुआ तो आप इस वैल्यू को पुट यहां पर नहीं करेंगे, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज द केस ऑफ फेलियर। तो ये देखो पहला ही क्वेश्चन में केस ऑफ फेलियर आ गया भाई हमारे पास, केस ऑफ फेलियर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें जरा। नाउ इट इज अ केस ऑफ फेलियर, तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, आगे नहीं स्पेस, केस ऑफ फेलियर। अब जरा यहां ध्यान से देखें, अगर केस ऑफ फेलियर बनता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो नीचे लिखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, ऊपर तो आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 1/d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस, सॉरी डिफरेंशिएट करके लिखूं ना, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो d³ का डिफरेंशिएशन 3d², डिफरेंशिएशन सबको आता है 3d², जैसे x³ का क्या होता है 3x² होता है, वैसे ही हमारा d³ का क्या हो जाएगा 3d², 2d² का 4d प्लस 4d, और माइनस d का -1, और -2 का हो जाएगा 0, और इंटू में e⁻x। देखो कितना आसान है, मैं कुछ नहीं किया, ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिफरेंशिएट कर दिया और लिख दिया। अब फिर से सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्या इस बार भी 0 आएगा। देखो 1 रख के देखो, यहां पर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 + 4 7 -1 6 आएगा, नीचे 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा आपका, x इंटू 1/3 + 4 - 1,
3 + 4 - 1 इंटू ई की पावर x। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x अपॉन, देखो ये 6 हो गया, 3 + 4 7 - 1 6 इंटू ई की पावर x। तो देखो हमारा यहां से फाइनल आंसर भी आ गया। तो देखो कितना आसान है पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। ऐसा ही करना है हमें सारे क्वेश्चन में। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे केसेस उसके कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए आगे के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ चुका है। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगेन आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ही कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, d-2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू ई की पावर 2x। 8 इंटू ई की पावर 2x। अब यहां पर जरा ध्यान दें क्या करेंगे। तो यहां पर आपके पास एफ डी कितना है, एफ डी है d-2 का होल स्क्वायर, और q कितना है, q हमारे पास है 8 इंटू ई की पावर 2x। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, जो हमारा q है 8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है। a की वैल्यू 2 है, देखो यहां ax होता था ना, तो e की पावर 2x हो गया। a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 2 है। तो ये भी हमारा पहला केस ही है। तो क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखेंगे ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना। अब मैं यहां पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, अब मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो कितना आएगा, 1/d-2 का होल स्क्वायर और इंटू में 8 इंटू ई की पावर 2 है ना। देखो एफ डी की जगह मैंने एफ डी की वैल्यू रख दी और क्यू की जगह मैंने क्यू की वैल्यू रख दी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझिए, देखिए आप जानते हैं कि जो डी है वो हम किसकी प्लेस पे पुट करते हैं, डी बाई डी एक्स की, यानी कि डी का मतलब डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। और अगर मैं इसको 1/d कर दूं, डी का रेसिप्रोकल कर दूं, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। देखिए ऊपर अगर डी लिखा है तो डिफरेंशिएशन है, अगर ये नीचे डी लिखा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है। ये हम आगे समझेंगे अभी और जाके, है ना। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, आप जब CF निकाल रहे हैं और PI निकाल रहे हैं, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी बिना इंटीग्रेशन किए। तो एक्चुअल में हो क्या रहा, ये जो PI निकालने के मेथड हम पढ़ रहे हैं ना, ये शॉर्टकट मेथड है। इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा PI आ गया यहां पर। अब यहां पर देखो जरा, अब मैं a कितना, यहां पर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2। पहले तो ये 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, कांस्टेंट को क्या कर दो बाहर। देखिए बाहर क्यों करेंगे हम, एक्चुअल में जैसा मैंने बोला इसका मतलब यहां इंटीग्रेशन है, और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाती है और डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ जाती है। तो ये 8 बाहर आ जाएगा, तो पहले इस 8 को मैं बाहर लिख देता हूं, 8 इंटू 1/d-2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां d की जगह 2 पुट कर दूं तो ये तो 0 हो रहा है नीचे वाला पार्ट, यानी कि अगेन केस ऑफ फेलियर हो गया। क्या हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो यहां पर मैं लिखूंगा केस ऑफ फेलियर। और अगर केस ऑफ फेलियर हुआ, अगर केस ऑफ फेलियर हुआ तो आप क्या करेंगे, आप x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो जरा, तो इसको आप x से तो कर दो मल्टीप्लाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 8 और x से मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 1/, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, d-2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d-2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू d-2, 2 इंटू d-2। चाहे तो आप इसको पहले ओपन कर ले a-b का होल स्क्वायर और तब डिफरेंशिएट करें, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे, एक ही बात है। चलिए, तो यहां से मेरे पास आ गया 2 इंटू d-2 और e की पावर 2x, e की पावर 2x। अब फिर से अगर आप देखो, अगर मैं d a कितना 2, d की जगह 2 रख दूं तो फिर से केस ऑफ फेलियर बन रहा है, यानी कि अगेन केस ऑफ फेलियर। तो ये क्या है, केस ऑफ फेलियर।
तो क्या करें, फिर से वही रिपीट करना है, x से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो चलिए करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, देखो अब ये कितना है d, भाई 2 तो बाहर है, d का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -2 का 0, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा नीचे, और e की पावर 2 है। और अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अब नीचे तो d बचा ही नहीं जो पुट करना पड़े, तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 4 टाइम्स, तो यहां से हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर e की पावर 2x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इस क्वेश्चन का। तो आप धीरे धीरे अब आप समझ रहे होंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करना है जब q क्या हो, e की पावर ax हो। ये पहला ही केस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की अच्छी बात क्या है कि आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो उसके सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, है ना, एक ही जैसे होते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ये क्वेश्चन करने में मतलब बोर बोर तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या एक ही जैसे है, थोड़ा सा वेरिएशन है केवल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, डी क्यूब डी क्यूब माइनस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये ई की पावर एक्स 2 बार आ रहा है, ऐसा तो नहीं था भाई, वहां तो क्यू इक्वल टू ई की पावर एक्स था, लेकिन ये 2 बार आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 बार आ गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं और यहाँ पर 2x लिखा है और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना, तो आप इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, अलग अलग दोनों का कर लेंगे, बीच में प्लस या माइनस है तो वैसा ही हम यहाँ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एफ डी कितना है, एफ डी कितना है, तो एफ डी हमारे पास है डी क्यूब माइनस डी। देखिए मेथड आप समझ चुके होंगे, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, देखने में लगेगा कि अलग है लेकिन एक्चुअल में वो अलग होगा नहीं। एफ डी इक्वल टू डी क्यूब माइनस डी, और क्यू कितना है, क्यू है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 अपॉन एफ डी, और एफ डी हमारे पास डी क्यूब माइनस डी है, और ई की पावर एक्स की जगह पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जो 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी है ना, एक बार इसके साथ भी ले लो और इसके साथ भी ले लो, दोनों को अलग अलग कर लो। तो अलग अलग लिख लेता हूं मैं। देखिए अलग अलग लिखने पे क्या आएगा, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी ई की पावर माइनस एक्स। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो अब आप देखो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, अब क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आगे देखे जरा ध्यान से, देखिए अब क्या करेंगे, देखो अब हमें यहां पर x का कोफिशिएंट कितना 1, d की जगह 1 पुट करो, तो देखो ये 1 क्यूब कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1 0, और यहां -1 है, तो देखिए जब d की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -1 तो फिर से 0, यानी कि दोनों ही जगह पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो अगेन इट इज ए केस ऑफ फेल्योर, है ना, ये क्या है, केस ऑफ फेल्योर है। तो अगर केस ऑफ फेल्योर आ जाए तो क्या करेंगे, अगर केस ऑफ फेल्योर आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो देखिए जरा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 1 अपॉन, अच्छा डी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर माइनस, और d का डिफरेंशिएशन 1, तो 3d स्क्वायर माइनस 1। देखो d का डी क्यूब का 3d स्क्वायर और माइनस d का -1, और e की पावर x ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको भी x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई हो गया 1 अपॉन
3d² माइनस 1, भाई डिफरेंशिएशन तो सेम ही होगा, 3d² माइनस 1 और e की पावर अगेन माइनस। अब पुट करके देखते हैं कि केस ऑफ फेलियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो जरा, a की वैल्यू 1, यहाँ d की जगह 1 पुट करो तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, यहां भी 3 माइनस 1 2, तो यानी देखिए यहां पर 3 माइनस 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब यहां पर अगर d की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो d² है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि यहां भी 3 माइनस 1 2 ही बनेगा। तो यहां पर अब हमारा केस ऑफ फेलियर नहीं बन रहा है, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, x इंटू 1/3 माइनस 1 e की पावर x, x इंटू 1/3 माइनस 1 e की पावर माइनस x। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आंसर लिखते हैं अपना, देखिए कितना आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, जब यहां नीचे 2 बचेगा यानी कि x/2 e की पावर x प्लस x/2 e की पावर माइनस x, और इसको और आप कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x/2 आ गया कॉमन, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ अब सॉल्व का क्वेश्चन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं पूछा है, आपको आया कि सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने का मतलब है कि आपको CF भी निकालना है और आपको PI भी निकालना है, दोनों चीज कैलकुलेट करनी होंगी आपको अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन जो है 2 पार्ट से आता है, CF प्लस PI। तो चलिए अब CF भी निकालना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भले ही हमने लास्ट 2 लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा है, लेकिन आने वाले बहुत सारे लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे चलकर। चलिए तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 3x, e की पावर 3x। अब क्या करेंगे, अब इसको पहले d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये d की फॉर्म में नहीं दिया है, कैपिटल D की फॉर्म में, तो इसको d की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, d² माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 3x। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर हम PI निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या करते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, सबसे पहले आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। बात समझ में आ रही, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आती है, y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखेंगे। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए, d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, अब हमें इसके करने फैक्टर यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, है ना। अब अगर इसके जो रूट्स हैं, अगर वो इंटीजर नंबर आ रहा है ना, कैलकुलेटर की हेल्प आप ले सकते हैं। इस कैलकुलेटर में आपको मैंने बताया था क्या करना है ना, आप मॉड का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसमें इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, तो जहां पर डिग्री 2 हो 3 हो वहां पर आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहां से जब वैल्यूज को आप एंटर करेंगे, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है, तो आपके पास इसकी एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 2, 2 वैल्यू आ रही है d की, 1 और 2। और अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे d - 1 और d - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से d की क्या वैल्यू आ गई, 1 और 2। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आपको अगर फैक्टर करने आते हैं आप फैक्टर भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके लिए आप कैलकुलेटर ही यूज करें। क्वाड्रेटिक तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं और अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन भी आती है जो कह सकते हैं कि जिनका जो वैल्यू होती है, वो रूट्स होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी या फिर इरेशनल। तो जब इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स होंगे तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए,
अब इसके आगे क्या करना है, डी हमारे पास आ गया। अब हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? देखिए जो डी की दो वैल्यू आई 1 और 2, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, है ना। जो डी की वैल्यू होती है वो उसको हम क्या मान के चलते हैं, m1 m2 m3, क्योंकि हमारे फॉर्मूले सब m1 m2 m3 की फॉर्म में हमने लिखे हैं। तो जो डी की वैल्यू होती है वही m1 m2 होती है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो कैसे हैं, रियल भी है और डिफरेंट भी है, यानी कि 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स आए हैं। तो 2 रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, है ना। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पर m1 कितना 1 और m2 कितना 2, वैल्यू रख दीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास हो जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए अब आगे देखिए, अब हमें निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, अब हम कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के पहले ये देखिए कि एफडी कितना है, एफडी कितना है। तो एफडी हमारे पास y का कोफिशिएंट ही तो होता है जिसको हम 0 पुट कर दें। ये हमारे पास है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। उसके बाद आप देखिए q कितना है, q हमारे पास है e की पावर 3x। एफडी भी आ गया, q भी आ गया। अब क्या करना है, एफडी जब आ जाए और q भी जब आपके पास आ जाए तो अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन जो एफडी है उसकी वैल्यू रख दीजिए डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और e की पावर 3x, e की पावर 3x। अब यहां पर जरा ध्यान दें, ये हमारे पास है e की पावर 3x। अच्छा इसके जो फैक्टर है आप ये भी लिख सकते हैं, नीचे प्लेस पे जो फैक्टर है उनको भी लिख सकते हैं। अब यहां पर d की जगह 3 पुट करके देखिए, ये 0 तो नहीं हो रहा। देखो जरा सेपरेट 0 पुट करके देख लीजिए। अगर मैं d की जगह 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, डी की जगह देखिए a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3, तो d के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। मतलब आपको सीधा सीधा जो x का कोफिशिएंट है ना वो d की जगह पुट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 जा 9 और प्लस 2, 0 तो नहीं हो रहा है, 9 9 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब केस ऑफ फेल्योर नहीं है। तो आप यहीं पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 9 प्लस 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, जरा ध्यान से देखें। ये वैल्यू हमारे पास आएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई की पावर 3x, ये हमारे पास है। तो देखो हमारे पास सी एफ भी आ गया और हमारे पास जो है वो पी आई भी आ गया, है ना। सी एफ और पी आई दोनों आ गए। तो अब क्या करें, सी एफ और पी आई तो आ गए। अब देखो जरा ध्यान से, अब आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही बात होती है ना। जनरल सॉल्यूशन, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब यहां पर पी आई 0 नहीं है, ना ही सी एफ 0 ना पी आई 0, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना है, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस यहां पर हमारे पास आ रहा है e की पावर 3x अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 e की पावर 3x। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें तो उसकी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करें, उसकी राइट साइड को कैलकुलेट करें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। यानी कि सीएफ निकाले, पीआई निकाले, दोनों को ऐड कर दें, आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, विदाउट इंटीग्रेशन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ये जो आपने किया, ये जो मेथड है हमारे पास, अलग अलग मेथड है, ये एक्चुअल में शॉर्टकट मेथड होते हैं।
ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड तो इंटीग्रेशन ही है। ये सब क्या है, शॉर्टकट मेथड है जो हम पढ़ रहे हैं, और आपको ऐसे ही करना है। अब शॉर्टकट मेथड का मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ये ही करना है आपको। बात समझ में आ रही है ना, जैसा मैं आपको करा रहा हूं आपको वैसा ही करना है। चलिए, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेशन, और हम यहां इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिना इंटीग्रेशन के कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। चलिए अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब इसको भी सॉल्व करना है ना। तो देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करने के लिए ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पीआई या सीएफ नहीं पूछेंगे, पूरा सॉल्व कराएंगे, यानी कि दोनों कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। t+1 की पावर कितनी है, 3 है। y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर माइनस। चलिए अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। पहले से डी के फॉर्मेट में दिया है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जो कोफिशिएंट होता है y का उसको 0 पुट कर देते हैं। तो ए ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, t+1 की होल पावर 3 इक्वल टू में 0। अब यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार क्या गलती कर देते हैं कि वहां पर वो डी की वैल्यू एक ही लिखे। भाई यहां से डी की वैल्यू 3 आएंगी, कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। देखो कैसे, ये d+1 है, इसको d+1 को 3 बार लिख सकते हैं, d+1 एंड d+1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको d की 3 वैल्यू मिलेंगी, -1 -1 -1, तीनों इक्वल होंगी। यानी कि यहां पर हमारा जो केस बन रहा है वो ये बन रहा है, 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं हमें। 3 रियल और डिफरेंट, मतलब 3 रूट मिल रहा है आपको, तीनों अलग अलग है। सॉरी, 3 रियल एंड डिफरेंट नहीं, सॉरी, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट नहीं है, इक्वल है। तो आपको यहां से 3 रियल और इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। तो जब 3 रियल और इक्वल रूट्स आपको मिलते हैं तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, तो देखो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई की पावर देखिए C1 C2x C3x² इंटू ई की पावर mx, ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी है, -1। तो जैसे ही आप यहां पर x m की वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x² और e की पावर -x, ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि एक पार्ट तो आ गया, अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है, दैट इज पीआई। क्या निकालना है, पीआई। चलो पीआई को निकालते हैं, देखो जरा। तो पीआई निकालने के लिए पहले ये देखो कि आपको एफडी कितना दिया है। एफडी आपको दिया है 2e की पावर -x। क्यू कितना दिया है, सॉरी, एफडी आपको दिया है e+1 की होल पावर 3, और क्यू आपको दिया है 2 इंटू ई की पावर -x। तो एफडी भी आपको पता है, क्यू आपको पता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पीआई इक्वल टू 1/t+1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू ई की पावर -x। और क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको पहले बाहर कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 इंटू 1/t+1 की होल पावर 3 ई की पावर -x। अब देखो जरा, केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो d की जगह -1 रखो। तो जब आप d की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये तो केस ऑफ फेलियर बन गया। क्या बन गया, केस ऑफ फेलियर। तो यहां पर आप लिखेंगे केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ। तो जब केस ऑफ फेलियर बन जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, केस ऑफ फेलियर होने पर हम यहां पर इसको एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, और नीचे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसा करने से आपको देखो क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, देखो एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 2 के साथ x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स हो गया।
इंटू 1 अपॉन, नीचे को डिफ्रेंशिएट करो, d प्लस 1 का होल क्यूब है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करते हैं और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है जब आसानी से काम हो रहा है तो, है ना। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, इंटू ई की पावर माइनस एक्स। चलिए अब देखिए आगे, फिर से पुट करके देखते हैं, तो फिर से वही प्रॉब्लम है, d प्लस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो बन रहा है, तो अगेन केस ऑफ फेल्योर, तो अगेन हमारा केस ऑफ फेल्योर हो रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 d प्लस 1 और e की पावर माइनस एक्स। अगेन d की जगह माइनस 1 पुट करने पे फिर से नीचे जीरो हो रहा है, तो एक बार और हमारा केस ऑफ फेल्योर आ गया, तो अगेन केस ऑफ फेल्योर। जब तक केस ऑफ फेल्योर आता रहेगा आप आगे बढ़ते रहेंगे, और बढ़ के करना कुछ नहीं है, x से मल्टीप्लाई और नीचे वाला डिफरेंशिएशन करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू 1 अपॉन, देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6d प्लस 6 है, यानी कि 6 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो आ गया हमारे पास, 2 से 3 बार 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 e की पावर माइनस एक्स, ये हमारा आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास पी भी आ गया और हमारे पास CF भी आ गया। अब हमें बस जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए जरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ CF प्लस PI को ऐड कर देना है। चलिए भाई ऐड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू CF कितना आया था, C1 C2 C3, ठीक, C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स प्लस PI कितना आया, एक्स क्यूब अपॉन 3 और e की पावर माइनस एक्स। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। तो ये है जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही आसानी के साथ आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, d प्लस 1, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन d की फॉर्म में गिवन है, और यहां पर e की पावर माइनस 2x, और यहां पर ये साइन आ गया, साइन तो नहीं था केस में, एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये साइन hx है, साइन hx। अब यहां पर आपको साइन hx आ रहा है, तो एक्चुअल में आपको यहां पर फॉर्मूले में दो बता देता हूं पहले, देखिए नोट करके लिख लीजिए फॉर्मूले। देखिए एक्चुअल में हमारे पास काफी स्टूडेंट को पहले से मालूम होगा ये फॉर्मूले, है ना। देखिए फॉर्मूले पे जरा ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन HAX। देखिए साइन H, एक्चुअल में साइन H कॉस H, साइन H कॉस H, ये हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक टेन, मतलब हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना। देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, और इसी तरीके से हमारे पास 6 हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, ठीक है ना, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 6 हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब उन सब का डिफरेंशिएशन भी होता है, तो ये मैं किसी दिन आपको एक दिन फॉर्मूले लिखवाऊंगा, हाइपरबोलिक फंक्शन वाले सारे जितने भी हमारे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल यहां पर जो जरूरत है वो मैं लिखवा देता हूं। तो साइन HAX का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर AX माइनस e की पावर माइनस AX, ध्यान रखना ये AX यहां पर है, और अपॉन में 2, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, साइन HAX का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉस का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास,
cos h a x इज इक्वल टू, क्या अंतर होता है दोनों में, बस यहां बीच में प्लस आ जाता है cos में, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, ये होता है हमारा cos का फॉर्मूला। और इसी सीरीज में अगर मैं tan का लिखूं, इसका लिखूं tan का फॉर्मूला, तो देखिए tan एच ए एक्स, देखो सीधी सी बात है, tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो e की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये होता है हमारा tan एच ए एक्स का फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, ये इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में यूज होगा कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो, अगर आप स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये तो e की पावर x का फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये भी टर्म्स आ रही है, तो लेकिन एक्चुअल में इसको आप e में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद, है ना। इसको क्या करेंगे, e में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मैं नीचे लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x प्लस 2 साइन एच एक्स। अब जरा यहां पर देखो साइन एच एक्स है, a नहीं आ रहा है यहां पर, a इसका मतलब 1 होगा भाई, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या था, a था। साइन h तो एक ही टर्म है, हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए इस फॉर्मूले में जो साइन h है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल के प्लेस पे यहां पर जो लिखा हुआ है वो है ax, x का कोफिशिएंट a है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 है, कितना है 1। तो इसको पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं पहले, ज्यादा सही रहेगा। देखो d प्लस 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x प्लस 2, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो साइन एच एक्स का फॉर्मूला, साइन एच एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। क्यों, क्योंकि देखो जब वहां पर a था तो यहां भी a आ रहा था, यहां भी a आ रहा था, a की वैल्यू 1 है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगाऊंगा, देखिए कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और 2 से 2 जब आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d प्लस 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो अब तो आसान हो गया। देखिए अब जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो e की पावर माइनस 2x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, मतलब आपको 3 बार निकालना पड़ेगा, 1 2 और 3। चलिए अब पहले CF निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दीजिए, d प्लस 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से d की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से d की 3 वैल्यू आएंगी, है ना, 2 इक्वल होंगी, 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। चलिए पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, d प्लस 2 d माइनस 1, d माइनस 1 2 बार है, तो यहां से आपको d की 3 वैल्यू मिलेंगी, 2 इक्वल होंगी और 1 इक्वल नहीं होगी। चलिए देखिए, तो d की कितनी वैल्यू मिल गई आपको, d इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा आपको माइनस 2 और बाकी 1 और 1, तो 3 वैल्यू होगी माइनस 2 1 1। तो यहां पर क्या है, जब आप CF का फॉर्मूला लिखेंगे तो एक वैल्यू डिफरेंट है, 2 वैल्यू इक्वल है। तो देखिए CF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल टू, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2, अब देखो ये 2 इक्वल है तो C2 प्लस C3 x और e की पावर mx, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जब आप वैल्यू पुट करेंगे देखिए CF हमारा आ जाएगा, CF इज इक्वल टू C1
ई की पावर m1 कितना है -2, तो ई की पावर -2x प्लस c2 प्लस c3 x और m कितना है 1 है, e की पावर x। ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आगे चलते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद आधा क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, आधा बचा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने से पहले मैं देख लेता हूं कि एफ डी कितना है। तो एफ डी कितना है भाई हमारे पास, d+2 और d -1 का होल स्क्वायर, यही है एफ डी। चलिए, और Q कितना है, तो Q को अगर आप ध्यान से देखें तो Q यहां से देखिए, ये है Q, e की पावर -2x प्लस e की पावर x और माइनस e की पावर -x, दैट इज Q। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहां से आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे ही फाइंड आउट करता हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है 1/fd इंटू क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए एफ डी और क्यू की, तो नेक्स्ट पेज पे मैं पुट करूंगा। देखिए तो यहां पर हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ डी कितना है भाई, एफ डी d+1 और d-1 का होल स्क्वायर, तो 1/d+2, हाँ d+2 और d-1, d+2 और d-1 का होल स्क्वायर और q e की पावर -2x प्लस e की पावर x और माइनस e की पावर -x, ये हमारे पास है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अलग अलग कर ले, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगा, तीनों को अलग अलग कर लीजिए। तो यहां से हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/d+2 और d-1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर -2 प्लस 1/d+2 और d-1 का स्क्वायर e की पावर x प्लस 1/d+2 और d-1 का, इसको जरा थोड़ा ध्यान से करें, है ना। तो 3 बार करना पड़ेगा, इसको इसके साथ भी कर दिया मल्टीप्लाई, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी। अब हमें क्या करना है, अब देखो केस ऑफ फेलियर तो नहीं बन रहा है। अब आप d की जगह -2 पुट करो, यहां पर, यहां d की जगह 1 पुट करो और यहां पर d की जगह -1 पुट करके देखो। अच्छा ये माइनस साइन होगा बीच में, ये वाला साइन माइनस का है ना, ये साइन माइनस का है बीच में, दिस इज माइनस। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, आंसर को निकालने के लिए देखो यहां पर -2 अगर आप पुट करोगे तो देखो -2 पुट करने पे प्रॉब्लम क्या है, ये वाला फैक्टर तो 0 होगा लेकिन ये फैक्टर 0 नहीं होगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर 1 पुट करने में दिक्कत क्या है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। इधर -1 पुट करने में दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पुट कर सकते हैं। यानी कि इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा, लेकिन ये दोनों केस ऑफ फेल्योर बन रहे हैं, ये दोनों क्या बन रहे हैं, केस ऑफ फेल्योर। तो एक काम करें, पहले केस ऑफ फेल्योर नहीं करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जिससे 0 बन रहा उसको बाहर कर लो पहले। देखो कैसे, ध्यान से देखो जरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहां पर d+2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आप क्या करें, d+2 को कर दे बाहर, 1/d+2 और ब्रैकेट के अंदर आप लिखें 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर -2। देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जरा, d+2 को मैंने बाहर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से केस ऑफ फेल्योर बन रहा था, हमने इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, इसको अंदर रखा। इधर देखो जरा, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला 0 बन रहा है तो इसको बाहर कर दो, 1/d-1 का होल स्क्वायर और 1/d+2 e की पावर x, ये कंप्लीट। चलिए माइनस, देखो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 बन रहा है, इसको यहां पर d की जगह -1 रखो। देखिए जब आप d की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 2 पहला फैक्टर बनेगा और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर आ जाएगा -x।
और आगे बढ़ाएं इसको, चलिए और देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करें, ये तो बाहर है, अब यहां तो पुट कर सकते हैं ना, इसको तो हमने बाहर कर दिया, तो यहां पर डी की जगह -2 पुट करिए, तो देखिए 1/d+2, और इसको जरा ध्यान से देखें, देखिए अगर मैं यहां डी की जगह -2 पुट करूं तो ये -2 इंटू -1 -3 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1/-3 का स्क्वायर e की पावर -2x प्लस 1/d-1 का होल स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट में देखो जरा ध्यान से, यहां पर d के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/3 e की पावर x माइनस, इसको देखो जरा ध्यान से, ये तो +1 बचेगा और ये -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, तो 1/4 e की पावर -x, तो ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया, अभी इन दोनों पार्ट पे हमारा काम बाकी है। चलिए देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये 9 हो जाएगा, तो 9 को तो बाहर कर देते हैं, तो 1/9 इंटू 1/d+2 e की पावर -2x प्लस ये 1/3 को बाहर कर देता हूं इंटू 1/d-1 का होल स्क्वायर e की पावर x एंड -1/4 e की पावर -x, लेकिन अभी हमारा नहीं हुआ, देखो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये भी केस ऑफ फेलियर बन रहा है और ये भी केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशिएट करो डी के रेस्पेक्ट में, तो चलिए डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखिए चलिए, तो देखिए थोड़ा सा और बचा है, तो यहां पर ये बन गया नहीं, पहला वाला हमारे पास, देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, एक्स से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये तो 1 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये नीचे बचेगा 9 e की पावर -2 प्लस, इसको देखो x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2d-1 हो जाएगा, अभी 2d-1 है ना, 2 यानी कि 1/3 पहले से ही है इंटू 1/2d-1 आ जाएगा और e की पावर आएगा x, और लास्ट वाला पार्ट तो हमारा अभी बचा हुआ है ही, है ना, लास्ट वाला पार्ट अभी हमारे पास है। एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देखिए जरा, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू x/9, पहला पार्ट क्या आ गया था x/, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, नीचे 9 है और नीचे बचेगा 1 e की पावर -2x, तो x/9 e की पावर -2x प्लस, इस वाले पार्ट को देखें, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 तो पहले से ही है इंटू 1/, इसका डिफरेंशिएशन देखो जरा 2d-1 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको एक काम करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये देखिए यहां पर x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2d-1 हो गया डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस, नेक्स्ट पार्ट देखें जरा, -1/4 e की पावर -x है, 1/4 e की पावर -x, चलिए अब इसके आगे देखें जरा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, e की पावर -2x आ चुका है, इस वाले पार्ट को देखें 2 3 या 6 हो रहा है, लेकिन अभी भी केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो एक बार और x से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हो जाएगा 2 3 या 6, और देखो d-1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि ये e की पावर x आ जाएगा एक बार और डिफरेंशिएट होने पे, और -1/4 e की पावर -x, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आ चुका है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें तो लिखना है जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और यहां से मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, CF कितना है जरा ध्यान से देखें, CF
CF ये रहा C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 C3 x e की पावर x, तो C1 e की पावर माइनस 2x, C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 प्लस C3 x और e की पावर x ना, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है x अपॉन 9 e की पावर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 e की पावर x माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर माइनस x। तो ये फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी हमें इसको सॉल्व करना है और इसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आना चाहिए, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा e की पावर 3y अपॉन dx क्यूब माइनस 3 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 2। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को फिर से कंफ्यूजन होगा कि सर राइट साइड में e की पावर x तो ठीक है, लेकिन ये 2 कहां से आ गया, है ना, 2 के साथ e की पावर x भी नहीं है। तो अभी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है, अभी आसानी से हम इसको लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको d में कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट साइड को, तो d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d और माइनस 1 और y बाहर आ जाएगा कॉमन। समझ में आ गया होगा, d की फॉर्म में d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस प्लस 3d माइनस 1। अच्छा इसको देखो e की पावर x, अब ये 2 है, एक काम करता हूं मैं 2 के साथ में e की पावर 0x लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब अच्छे से जानते हैं अगर आप किसी की भी पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 इंटू ये 1 है, 2 इंटू 1 2 ही होता है, यानी कि यहां पर मैंने e की पावर 0x लगा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होगी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, आ गया e हमारे पास, अभी तक जो नहीं था। चलिए अब देखें जरा, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और CF कैलकुलेट करना है। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन है d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो ही तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर करिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मेरे ख्याल से d माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है, d माइनस 1 का होल क्यूब। बाकी आप कैलकुलेटर में जाएं, इक्वेशन को सेलेक्ट करें, फिर अननोन में आएगा, अननोन के बाद डिग्री आएगी और डिग्री को 3 सेलेक्ट कर ले। अब ये आपसे ए पूछेगा, ए होगा डी क्यूब का कोफिशिएंट, डी क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो आप 1 को एंटर करें और इक्वल प्रेस करें। फिर ये बी पूछेगा आपसे, बी है यहां पर -3, तो आप -3 एंटर करें और फिर इक्वल करें। अब ये सी पूछेगा, सी है आपके पास 3 को एंटर करें और इक्वल करें। फिर ये आपसे डी पूछेगा, डी है यहां पर -1, तो -1 को एंटर करें और आपको वैल्यू मिलेगी 1। अच्छा एक चीज और, आप जब इसको इक्वल को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो फिर ए की वैल्यू दिखाएगा आपको, फिर बी की दिखाएगा। तो कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एक्स की वैल्यू तो एक ही आ रही है या डी की वैल्यू एक ही आ रही है हमारे पास 1। बेटा ऐसा नहीं है, अगर डी आपके पास एक ही बार शो हो रहा है 1, इसका मतलब डी की तीनों वैल्यू 1 है। वैल्यू तो 3 ही होंगी लेकिन तीनों की तीनों 1 होंगी। तो अगर देखिए कैलकुलेटर क्या करता है, अगर x की 3 वैल्यू है, तीनों आपस में इक्वल है, तो वो एक ही बार दिखाएगा। अब ये आपको सोचना है कि इसकी 3 वैल्यू है लेकिन तीनों बराबर है, तो यहां से आप निकाल लेंगे इसको। तो वैसे अगर आप देखें तो ये बहुत आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये d माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है और फिर d माइनस 1 को आप 3 बार लिखेंगे तो यहां से आपको d की 3 वैल्यू मिलेंगी 1, 1, 1। तो यानी कि हमारे पास यहां पर 3 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप CF लिख देंगे। क्या लिख देंगे? CF। देखिए मैं यहां पर अब CF लिख रहा हूं, तो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं e की पावर mx आएगा, लेकिन m की वैल्यू 1 है तो यहां पर e की पावर x आ गया। तो ये हमारे पास आ गया यहां पर CF।
तो बहुत आसानी से हमने CF तो निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, PI। तो चलिए PI कैलकुलेट करते हैं। तो PI के लिए पहले मैं FD लिख दूं। FD कितना है, FD हमारे पास है यहाँ पर, देखिए FD की जगह मैं सीधे एक काम कर लेते हैं, D-1 का होल क्यूब भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, जो मन करे वो रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं FD की जगह पर यही लिख देता हूं, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट को मान लीजिए नहीं समझ में आया तो ये तो लिख ही सकते हैं। तो FD इज इक्वल टू डी क्यूब माइनस 3D स्क्वायर प्लस 3D माइनस 1, है ना। ये लिखने से फायदा क्या होगा, ये लिखने से फायदा ये होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, FD Q कितना है, Q आपके पास है e की पावर x प्लस 2 e की पावर 0x, ये हमारे पास है Q। अब यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3D स्क्वायर प्लस 3D माइनस और e की पावर x प्लस 2e की पावर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसकी जगह पर D-1 का होल क्यूब भी रख सकते हैं, और इसको रखने से थोड़ा सा फायदा ही होता है, बताता हूं क्यों फायदा होता है। डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा करना और चेक करना भी आसान हो जाएगा, है ना। इसको लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर D-1 का होल क्यूब लिखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर कि अगर हम इसको, हमें नहीं पता चल पाया कि ये D-1 का होल क्यूब है तो क्या करेंगे। तो भाई आप कैलकुलेटर से इसका आंसर तो निकालेंगे। अगर आपकी D की तीनों वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जो फैक्टर है वो D-1 इंटू D-1 है, यानी कि कुल मिला के D-1 का होल क्यूब है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर इसको आसान करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, D-1 के होल क्यूब के बराबर है। तो आप यहां पर D-1 लिखेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे वैसे ही करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं हो। चलिए तो मैंने यहां पर लिख दिया D-1 का होल क्यूब 1 अपॉन D-1 का e की पावर x प्लस 2 e की पावर 0x, ये आ गया। अब इनको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन D-1 का होल क्यूब e की पावर x प्लस 1 अपॉन D-1 का होल क्यूब इंटू 2 इंटू ई की पावर 0x। अब यहां पर जरा चेक करते हैं, देखो अगर मैं यहां पर x d की जगह 1 रखूं तो ये 0 हो रहा है, केस ऑफ फेलियर हो रहा है। अगर इधर मैं d की जगह 0 रखूं, क्योंकि यहाँ f का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ये केस ऑफ फेलियर नहीं हो रहा है, तो ये तो यहीं पर आंसर आ जाएगा, लेकिन ये केस ऑफ फेलियर बनेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, केस ऑफ फेलियर क्या बन रहा है, केस ऑफ फेलियर। देखिए ध्यान रखना, केस ऑफ फेलियर केवल पहले पार्ट में है, केवल फर्स्ट पार्ट में। तो मैं इसको अब आगे कर लेता हूं, देखिए तो PI इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखिए x से तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 अपॉन और D-1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3D-1 का होल स्क्वायर। देखिए D-1 लिखने से यही फायदा है, आपको फेलियर तुरंत पता चल गया। इसमें आपको तीनों वैल्यू पुट करनी पड़ती तब पता चलता, पता तो चल जाता है ना, तो आसान हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 3D-1 का होल स्क्वायर और x से कर दिया हमने मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस, इधर देखो जरा, यहां पर 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो पहले, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन D-1 का होल क्यूब और e की पावर 0x। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट में अगेन केस ऑफ फेलियर बनना है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 1 रखने पे, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया, तो अगेन क्या है, केस ऑफ फेलियर। देखिए केस ऑफ फेलियर केवल पहला वाला पार्ट है, दूसरा नहीं है, ध्यान रखना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 6D-1 आ जाएगा, e की पावर x प्लस
इंटू 1 अपॉन, यहां पर डी की जगह 0 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब आएगा, -1 का होल क्यूब, और e की पावर 0x, e की पावर 0x 1 ही होता है। तो यहां पर और आगे बढ़ेंगे, अगेन आपका केस ऑफ फेल्योर बन रहा है, केस ऑफ फेल्योर फिर से बन गया। तो चलिए इस बार देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, तो यहां पर पी आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1/6, ये तो खत्म हो जाएगा, और e की पावर x, और देखो यहां -1 का होल क्यूब माइनस आएगा तो -2 और e की पावर 0x क्या होगा, e की पावर 0x तो 1 ही होता है। तो यानी कि कुल मिला के आपके पास जो पी आई आया वो आया x³/6 माइनस x³/6 e की पावर x -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन है ना, देखिए जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा y इक्वल टू CF प्लस PI एंड y इज इक्वल टू CF कितना है, CF हमारे पास आया था CF C1 C2 C3, ठीक है, CF को यहां लिखेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर x प्लस PI x की पावर 6, x की पावर 6 नहीं सॉरी, यहां पर ये गलत लिखा है, x की पावर 6 नहीं होगा, यहां पर x की पावर 3 था ना, x की पावर 3 अपॉन 6। चलिए तो यहां पर हमारे पास x की पावर 3 अपॉन 6 e की पावर x -2, और ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो पहला केस था जहां पर q की जगह e की पावर ax हो सकता है, उसके मैंने लगभग आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है सब में, तो आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको CF निकालना, PI निकालना, दोनों को ऐड कर देना और आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आ जाएगा। तो अब ये केस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केस पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तब तक आप इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, और जो डीपी भी आपको मिल रही है उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।